हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 में जहां से मैंने छोड़ा था, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड से पढ़ाना था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है? आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये ब्रिटल का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में कैसा? क्रिस्टलाइन। तो आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली सॉलिड स्टेट में अकर करते हैं, और सॉलिड में दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक अमॉर्फस होता है। तो ये कौन से हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें वेल अरेंज्ड हो, एटम्स एक दूसरे के साथ वेल अरेंज्ड हो, जिसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो हार्ड का मतलब समझ में आ रहा है, क्रिस्टलाइन समझ में आ रहा है। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल का मतलब है, जैसे आयनिक सॉलिड ब्रिटल बोलते हैं, तो आयनिक सॉलिड में जैसे चॉक, बेस्ट एग्जांपल चॉक है ना। तो चॉक क्या है? एक आयनिक कंपाउंड ही तो है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही तो है। तो उसमें अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो दो पीसेस में टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ये ब्रिटल का मतलब क्या हुआ? ब्रिटल का मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ये देखिए, जैसे दो लेयर, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, इस तरीके से एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है। जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा और अगर वहां पर प्लस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे माइनस आ जाए, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, जिस वजह से स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा। तो ब्रिटल किसे कहते हैं बच्चों? यानी कि वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जो कि फोर्स लगाने पर स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाए, उसे हम कहते हैं ब्रिटल। जरा देखिए ब्रिटल कैसा होता हो रहा होगा। तो देखिए यहां पर प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब हमने उस पर फोर्स लगाना चालू किया तो क्या हुआ? प्लस प्लस माइनस में, ये माइनस के नीचे माइनस, प्लस के सामने प्लस, ऐसे आ गया, तो रिपल्शन होगा। तो क्या होगा? दो पीसेस या चार पीसेस में टूट जाएगा, स्मॉलर पीसेस में टूटने लगेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली अकर इन सॉलिड स्टेट, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ड्यू टू 3D क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, दे हैव हाई एमपीबीपी। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। क्यों होता है भाई हाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आजकल आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बताया भी, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। याद आ रहा है? तो आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ओके, दे आर नॉन डायरेक्शनल। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कोई भी प्लस चार्ज होगा और उसकी एक फील्ड होगी, तो माइनस चार्ज उसकी फील्ड में कहीं पे भी आएगा तो अट्रैक्शन आएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, और जहां कहीं पर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है वो बॉन्ड कैसे कहलाते हैं? नॉन डायरेक्शनल। अभी जब हम कोवेलेंट पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वो कैसे होंगे? डायरेक्शनल। और जहां डायरेक्शन होगा वहां स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, और जहां नॉन डायरेक्शनल है वहां पर आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो ये अपना अगला पॉइंट था, इसको भी नोट कर लीजिए। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, ये बात तो मैंने आपको पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था। आयनिक कंपाउंड बनने की मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। इन पॉइंट्स को लेकर कोई डाउट? क्या इन पॉइंट्स को लेकर किसी को कोई डाउट?
इन पॉइंट्स में कोई डाउट है? चलिए अगले पे आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। हां, एक बात याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। एक केमिकल बॉन्डिंग में ही हमारा सॉल्युबिलिटी को लेकर एक फंडा है। अच्छा, थ्योरी नोट्स में मैंने आपको कुछ टॉपिक मैं स्किप करता जा रहा हूं, ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा। जैसे कि कुछ बच्चों का डाउट भी आया और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसको लेकर, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूरा केमिकल बॉन्डिंग में फिनिश कर लूंगा, तो लास्ट में इनको एक साथ पढ़ाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि नोट्स में लिखा है और सर ने उसको नहीं पढ़ाया, वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक फंडा कैसा है? ये बिल्कुल वही फंडा है, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही लोग पसंद होते हैं, है ना। और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? पढ़ने लिखने वाले बच्चे को पढ़ने लिखने वालों का साथ पसंद है, घूमने फिरने वाले को घूमने फिरने वालों का साथ पसंद है। ठीक इसी तरीके से कंपाउंड्स में भी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नहीं। और अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है और उसी में टूटता है, यानी कि ये कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर। अब ये किस में घुल जाएगा? तो ये पानी में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी कैसा है? पोलर सॉल्वेंट। वाटर भी कैसा है? पोलर सॉल्वेंट। जैसे नमक को मैं पानी में डालूंगा तो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक कैसा है? आयनिक कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। और वाटर भी कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन उसी नमक को अगर मैं पेट्रोल में डालूं, डीजल में डालूं, केरोसिन ऑयल में डालूं, ठीक है, तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया होगा, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, पोलर में भी प्रोटिक होता है, ए प्रोटिक होता है। जीओसी में ये सब चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो आगे पढ़ाया भी जाएगा। ओके, तो उसको डिटेल में समझिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पोलर के आगे। अभी मैं सिर्फ अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं कि सॉल्वेंट को मैं दो कैटेगरी दिखा रहा हूं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है उसको आप बोलोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जिसका कुछ ना कुछ है उसको आप बोलोगे पोलर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस इन नेचर। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, एक जैसा स्ट्रक्चर शो करना। आइसोमॉर्फस, जैसे कि NaF, तो अगर मैं NaF की बात करूं तो Na+ और F-, तो ये कैसा हो जाएगा? 2,8, 1 था 2,8 हो गया। और ये कैसा हो जाएगा? ये 9 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी 2,8 हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि NaF एंड MgO आर आइसोमॉर्फस इन नेचर, तो MgO, तो Mg2+ और O2-। तो यहां देखिए NaF और MgO एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमॉर्फस। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 बचे, तो 2,8, और यहां पर भी 8 और 2 आ गए तो 10, 2,8। तो देखिए कैटायन का कन्फिगरेशन एक जैसा है, एनायन का भी एक जैसा है, तो हम कह देंगे NaF इज आइसोमॉर्फ विद MgO। ठीक है, आइसोमॉर्फस। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात याद रखिएगा जिसको मैं आपको ध्यान से समझाना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि NaF और MgO में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, NaF और MgO में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अपना करेक्ट आंसर होगा MgO। ऐसा क्यों भाई? देखिए ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी ये मैंने बता दी। अब मैं आपको एक एडिशनल में अलग से पॉइंट बता रहा हूं। किन्हीं भी दो कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में भी अगर आपको यह देखना हो कि इनमें कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं, है ना, लाइक एमपी बीपी इन सबको लेकर। तो देखिए जैसे एमजीओ की बात करूं तो मैं कहूंगा कि इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे कोई आयनिक रेडियाई एडीआई का तो डेटा याद नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं किस पे ध्यान दूंगा? Q1 और Q2 पे। तो देखिए यहां पर NaF में Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, जबकि MgO में Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस और 2 माइनस। यानी कि MgO में लगने वाला फोर्स, MgO में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? NaF के, 4 गुना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किसमें कम। जल्दी से नोट कीजिए ये पॉइंट भी। ओके, तो ये थे हमारे आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई समस्या? अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से ही आ रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शो करने के लिए या आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है उसी को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां पर जब भी आपसे कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछे तो आप मैग्नीट्यूड बताएंगे, साइन वाइज नहीं, आप मैग्नीट्यूड का नाम लेंगे। समझ में आया? तो आप जल्दी से लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मुझसे कोई पूछे कि NaCl में बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम को लेकर कितनी है? 1, और क्लोरीन को लेकर भी कितनी है? 1। क्यों भाई? सोडियम क्लोराइड तो मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लॉस करता है और वो परमानेंटली गेन करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया? 1, और उसने कितनों का गेन किया? 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए MgCl2 ले ले। आपको लग रहा होगा जो इसका आएगा वही उसका आएगा, ऐसा तब होगा जब दोनों का चार्ज सेम हो। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनने में मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया? 2, और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया? 1। लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन है इसलिए टोटल 2 का गेन किया दोनों क्लोरीन ने मिलाकर। बट अगर मुझसे पूछे जाएगा कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, 2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, 1। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। डेफिनेशन आप सभी ने लिख ली, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पे। आखिर ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 8th 9th 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट? ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है अब उसे सुनिए ध्यान से। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है?
तो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आयनिक बॉन्ड कब बनता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट ट्रांसफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन देता इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो कि कैटायन बनता है जाकर, और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो कि एनायन बनता है, और इन्हीं के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान से सुनिए, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये म्यूचुअल क्या होता है? तो म्यूचुअल का मतलब है दो लोगों के परस्पर समझौते से जो हो रहा है उसे म्यूचुअल कहते हैं, है ना। तो जैसे कि ए और बी मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो जब तक ए और बी दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में नहीं बनने वाला है, इसीलिए इस टर्म का यूज कर रहे हैं म्यूचुअल। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय बोथ एटम। ऐसा भी नहीं होगा कि उस म्यूचुअल शेयरिंग में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन लगाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, दोनों एलिमेंट, दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाएंगे। ओके, तो इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। और वो जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा वो उन्हीं दोनों एटम के बीच में रखा जाएगा, यानी जिसको हम एक सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय बोथ एटम। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कुछ बताना चाहेंगे क्या? अगर जानते हैं तो बताइए। चलिए पॉइंट जल्दी से नोट करते जाइए। शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होगा शुड हैव अपोजिट स्पिन एंड आर लोकलाइज्ड इन बिटवीन द टू एटम्स। ये बात मैंने आपको बताई दी। अपोजिट स्पिन का मतलब एक ही है, देखिए एक जो भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाए जा रहे हैं उन दोनों का स्पिन एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा हो जाएगा? सेम नहीं हो सकता, अपोजिट ही होगा। उसी के बारे में बताया जा रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये बिल्कुल गलत है। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन 3 वेज। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तीन तरीके से पॉसिबल है। शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अगर दो एलिमेंट, दो एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं एक एक, है ना, तो इससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इससे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल, डबल, ट्रिपल किसके? ये टाइप्स ऑफ शेयरिंग हैं, यानी ये शेयरिंग के 3 तरीके पॉसिबल हैं, उनको बताया जा रहा है। तो अभी भी सवाल उठता है कि चलिए सिंगल, डबल, ट्रिपल ये तो गलत हो गया, ये टाइप ऑफ शेयरिंग है ना कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये सिग्मा, पाई और पोलर, नॉन पोलर, क्या 4 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर ये जो आपने जीओसी में भी पढ़ा है और ये सही भी है कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। लोग तो ये भी कहते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड ये जो 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं
तो बॉन्ड के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि भाई एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जब ए ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, ये शेयरिंग दो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के भी बीच में हो सकती है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में भी हो सकती है। क्लियर हुआ? अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगाकर थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं कि जब ये शेयरिंग हो रही होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही होगी? ओवरलैपिंग। जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था कि दो एटम्स करीब करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग, तो ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो अगर आपसे कोई जनरली ये बात पूछता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो आप दो का नाम लेंगे। कौन कौन से? पोलर एंड नॉन पोलर। सिग्मा पाई आप कब बोलेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? अभी किसी को कोई डाउट? तो शेयरिंग तीन तरीके से पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ठीक है ना? तो इससे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से देखिए और बताइए मुझे। इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर? ओके, तो अब समझ में आ गया ना, 4 टाइप के होते हैं कि 2 टाइप के होते हैं कि 7 टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब मुझे जानना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर डेफिनेशन में लिखा भी होगा, स्टार्टिंग में जब पॉइंट में लिख रहा था, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम ऑफ सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये तो बात सही है, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट ही इनका क्या है? स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। इनका स्टेबिलिटी पैरामीटर क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए आयनिक में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर भी हो रहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पोलर और नॉन पोलर को कैसे समझना है? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये तब बनेगा जब 2 एलिमेंट जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग हो। तो व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ 2 एटम्स आर डिफरेंट, तो अगर डिफरेंट होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किन्हीं 2 एटम का, तो उससे क्या बनेगा? पोलैरिटी आ जाएगा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। मान लीजिए HCl की बात की जाए, HCl। ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? अलग अलग है ना? और हाइड्रोजन और क्लोरीन में आप सभी को पता होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। मैंने पीरियोडिक टेबल में सब लिखवाया भी था, जितने बताए थे उतने ही काफी है। ठीक है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अब ये पोलर कैसे है ये भी बताता हूं। एक्चुअल में यहां पर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया होगा, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया होगा। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है, डॉट और क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ये बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयरिंग में लगा दिया, और इसी तरह से हाइड्रोजन ने भी अपना लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। अब हम सब जानते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना आप, ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच रहा है। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इसको मैं साफ सुथरा ऐसे दिखा देता हूं।
ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट अपनी तरफ खींच रहा है शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। ये डेल क्यों आ रहा है, शायद मैंने आपको एक बार पहले भी बता रखा है, बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड में अभी भी बॉन्ड बना हुआ है, टूटा नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है तो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? और अगर कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाता है, जैसे NaCl, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे दिया, क्लोरीन ने उसको रख लिया, तो Na+Cl-। आपने GOC में इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे ही पढ़ाया गया होगा आपको, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो देखिए यहां पर पोलैरिटी आई, आयनिक जैसी तो नहीं आई लेकिन पोलैरिटी आई, और वो आई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। यहां पर ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए नॉन पोलर के बारे में बताता हूं। When ये कब बनेगा, when electronegativity of two atoms are same हो, तब होगा। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, कितने बताऊं, H2, F2, Cl2, है ना, आप समझ ही गए होंगे, होमोन्यूक्लिक वाले। तो अब बताइए यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। तो सेम है तो किसी पे चार्ज नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब एक बात और समझ लीजिए, अपने भेजे में ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर किन्हीं दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, तो 0 पे क्या बनाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 है तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.7, लेस देन और इक्वल टू 1.7 से या उससे छोटा है या और 0 से बड़ा है, तो ये क्या बनाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि अभी बन रहा है यहां वाले में। और तीसरा कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, तो ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फिर ऐसे में कुछ समझ में आया आपको? जल्दी से नोट कीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बराबर 0 तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 से बड़ा लेकिन 1.7 या उससे छोटा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में 1.7 से भी ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? लुईस स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कॉसेल लुईस स्ट्रक्चर है। लुईस ने इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब देखिए ये सब मैंने आपको थ्योरी वाले नोट्स में भी लिख रखा है, आप वहां से भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से समरी के फॉर्म में सारी बातें बता देता हूं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, इन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। इसको पूरा बोलते हैं कॉसेल लुईस की ऑक्टेट थ्योरी, है ना, कॉसेल लुईस की ऑक्टेट थ्योरी। हर एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है। इससे क्या होता है, इससे वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो एलिमेंट्स
जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो वो क्या साबित करना चाहते हैं। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। व्हाट इज ऑक्टेट? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट। जैसे कि नोबल गैस, इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट क्या होता है? हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऑक्टेट के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉसेल लुईस की ऑक्टेट थ्योरी के बारे में, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इन्होंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप सिर्फ बॉन्ड बना के छोड़ देते हैं तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं कहलाया जाएगा। अगर आपने बॉन्ड बनाने के बाद डॉट या क्रॉस का इस्तेमाल किया है तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर सिर्फ आपने बॉन्ड बना के छोड़ दिया तो इसे कहेंगे बॉन्ड फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला, या इसका एक नाम भी है स्पेशल, कॉपलर फॉर्मूला, कपलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बताया गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में बताया है। एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वो उसके लिए ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके शो करना है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि डबल बनाता है या ट्रिपल बनाता है। जैसे कि जितने भी हैलोजन फैमिली वाले एलिमेंट हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और जितने भी ऑक्सीजन फैमिली यानी ग्रुप 16 वाले एलिमेंट हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर वो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि ये किसी एक के अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। कि सामने वाला भी अगर डबल बनवाना चाहता है तब ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर सिंगल के लिए राजी है तो क्या करेंगे, एक दूसरा ऐसा ही एलिमेंट ढूंढेंगे जिसमें वो भी सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। ओके, इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट ग्रुप 15 के एलिमेंट या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब उनको अगर कोई वैसा ही मिल गया तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि N2 क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर ट्रिपल वाला नहीं मिला, सिंगल वाला मिला, तो यानी ट्रिपल 3 बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया या तो 3 सिंगल बना ले, या तो 3 सिंगल बना ले, या तो एक ट्रिपल बना ले, या तो एक डबल एक सिंगल बना ले। मतलब है 3 बॉन्ड बनने से, है ना। अब इसमें यह ना सोचना 1.5 बॉन्ड बना ले, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्लियर है। तो इन्हीं सब बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जितना मैंने आपको समझा दिया उससे ज्यादा एक शब्द समझाने की जरूरत नहीं है। तीनों पॉइंट्स जल्दी से देखते जाइए। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि थ्योरी नोट्स में आपके पास ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। इसी को मैं बोल रहा था कूपर फॉर्मूला, सॉरी कूपर, कपलर नहीं, कूपर फॉर्मूला, डैश वाले को कूपर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से देखिए। अब इन्होंने बताया कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप ये तो दिखा सकते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसका शेप कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग सकता। इसीलिए तो इसके आगे एडवांस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, तभी तो फिर इसमें समझाया जाएगा, है ना। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद है ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन अगर इसी को ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों एलिमेंट जिनको अपना अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, सपोज एक A है एक B है, ठीक है, ये दोनों एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयरिंग में ला रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयरिंग में ला रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां ला रहा है, हवा में? ऐसा नहीं है। इनका इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में। इनका इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में। वही शेयरिंग कर रहा होगा जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। सोचिए, अगर कंप्लीट होता तो शेयरिंग क्यों करता? तो बिल्कुल नहीं करता। तो जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है वही शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कैसा होना चाहता है, हीलियम जैसा बनना चाहता है, 1s2। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये अपना एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। लेकिन यहां पर ऑर्बिटल कंसेप्ट में आपको कुछ बातें और बताई जा रही हैं। वही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं जिनका ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो, यानी ऑर्बिटल कैसा हो, वैकेंट हो या फिर इनकंप्लीट हो, या तो इनकंप्लीट हो या तो वैकेंट हो। ये वैकेंट वाली बात ही कोऑर्डिनेट में लग जाती है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब ये ऐसे समझते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों के पास कमी है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए, यानी अगर इसका क्लॉकवाइज स्पिन है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होना चाहिए, ताकि ये जब ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, तब उस एटॉमिक ऑर्बिटल में मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो, और उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे तो दोनों का अपोजिट स्पिन होगा, एक का क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी सी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसी से स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट वाली बात एक बार फिर से बताऊंगा। ओके, अभी समझ में आया क्या हो रहा है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि शेयरिंग करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि उनका ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा तभी वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोनों का स्पिन भी कैसा होना चाहिए, अपोजिट। इसी बात को बताया गया। 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, हाफ फिल्ड और अनपेयर्ड, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। वही आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी में हो सकता है। जल्दी से नोट करते जाइए ये सब भी। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द एसेंशियल फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, दोनों उल्टी बातें भी लिख दी है, सीधा भी लिख रहे हैं उल्टा भी लिख रहे हैं। कह रहे हैं टेंडेंसी और टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से अगर समझोगे तो आपको ये दोनों उल्टी बातें लिखेंगी, लेकिन ये दोनों सीधी बातें हैं। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना, ऑर्बिटल को पेयर करना एक एसेंशियल कंडीशन है, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बात। दूसरा, ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो यह नहीं कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड ही जनरेट नहीं होगा। तो यहां पर साफ साफ ऑक्टेट रूल को वॉयलेट किया जा रहा है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ऑक्टेट रूल कोई जरूरी नहीं है, यानी ऑक्टेट का कंप्लीट होना कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एसेंशियल कंडीशन नहीं है। हो जाता है तो अच्छी बात है, हो जाता है तो अच्छी बात है। यानी कि एक्चुअल में कॉसेल लुईस का ऑक्टेट थ्योरी को लेकर यह कहना था कि जिन किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, उन्हीं को स्टेबल माना जाएगा। वही कोवेलेंट बॉन्ड वहीं पर दिखाई देगा। कोवेलेंट बॉन्ड का बनना यानी ऑक्टेट का कंप्लीट होना, यह एसेंशियल नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड का बनना यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का पेयर होना, यह एसेंशियल कंडीशन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। केमिस्ट्री का बड़ा सिंपल सा, बहुत साधारण सा, बहुत अच्छा सा लॉ है कि जो भी चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है वो स्टेबल है, और जो नहीं करती है वो स्टेबल नहीं होगी, है ना। अब आप उसको हाइपोथेटिकली या कंसेप्चुअली किसी तरीके से बताएं कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक स्टेबल चीज है, लेकिन अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो 100% स्टेबल है।
ओके, नाउ कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है जरा ये भी जान ले। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो समझ गए, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है ये भी समझ गए। अब कोवैलेंसी क्या होता है? कई किताबों में यह लिखा है कि किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने बॉन्ड बनाएगा, वही उसकी कोवैलेंसी हो। यह बिल्कुल गलत लिखा है जहां कहीं भी लिखा है। सो व्हाट इज कोवैलेंसी? अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए। कोवैलेंसी क्या होती है? किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में, क्योंकि कोवैलेंसी लगाओगे तो कोवैलेंट कंपाउंड में, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कंपाउंड के अंदर जो सेंटर में है उसी को सेंट्रल एटम कहेंगे। उस सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड से घिरा हुआ, कितने कोवैलेंट बॉन्ड से घिरा है, वही उस एलिमेंट की कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कंपाउंड की नहीं होती, कोवैलेंसी एलिमेंट की होती है कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। तो कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की कोवैलेंसी कितनी है? तो एलिमेंट की कोवैलेंसी ठीक उतनी ही होगी जितना उस कंपाउंड में वो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से घिरा होगा। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सराउंडेड टू अ सेंट्रल एटम। किसी सेंट्रल एटम को कितने कोवैलेंट बॉन्ड से सराउंड किया गया है, यही उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कोवैलेंसी है। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट शेयरिंग विद अदर। यहां पर थोड़ा सा बुकिश टाइप की लैंग्वेज लिख रखी है, मैंने जो आपको बताया उसको दिमाग में हमेशा भरे रहना, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एम्प्टी, if the outermost orbit has empty orbital then covalent bonds are formed in excited state। ये पॉइंट आपको थोड़ा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे के एक दो लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे आपको ये पॉइंट भी मैं समझा दूंगा कि ये आखिर किस बारे में बताया जा रहा है। ये आपको वीबीटी तक जब तक आओगे तब तक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल कोवैलेंसी, कोवैलेंसी के बारे में जान गए, अब ये वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोवैलेंसी तो जान गए, अब वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होता है इसको समझते हैं। हेडिंग डालेंगे वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या कोवैलेंसी भी वेरी करती है? बिल्कुल करती है। कैसे? चलिए देखिए बताता हूं। एग्जांपल, जैसे मैं जानना चाहता हूं फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया ना 15, 10 और 5 15। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल, 3s2 3p3, ठीक है। फास्फोरस 3s2 3p3। तो ये 3s2 3p3, अगर ये तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में जो कि अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है तो ये नहीं बॉन्ड बनाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये अनपेयर्ड है तो यही अपने आप को क्या करना चाहेंगे? पेयर अप करना चाहेंगे। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। PCl3 PF3 ये सब एग्जिस्ट करते हैं, कोवैलेंसी 3। तो क्या इसी एलिमेंट की कोवैलेंसी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। वो कैसे? 3s 3p। अब देखिए थर्ड वाली शेल में d भी होता होगा, तो अगर मैं यहां पर मैंने 3s 3p दिखाया, अगर मैं यहां पर 3d भी दिखाऊं, 3s 3p होता है तो भाई 3d भी होता है, थर्ड शेल में तो d भी होता होगा, 3d 3p 3s। तो मैं क्या करता हूं कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये थी ग्राउंड स्टेट, अब आ गए कहां? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आ रहा है वो वाला पॉइंट एक्साइटेड वाला, अब उसको पढ़िए समझ में आ जाएगा। ये यहां है। अब बताइए अब कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं? इसकी एक्साइटेड स्टेट तो ऐसी है, तो अब कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5।
तो अब कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा? बिल्कुल करता है। PCl5, PF5, PBr5, ऐसे बहुत सारे तो एग्जिस्ट करता है। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे कि देखो मैंने कहा था कि एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी कोवेलेंसी होती है। तो फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। इससे तो ज्यादा नहीं होती। तो हमने जो बताया वो सही था, तो इससे भी ज्यादा करके दिखाता हूं मैं। अभी इसी की कोवेलेंसी में 6 बनाता हूं, तब तो गलत हो जाएगा ना। फिर तो जो मैं कह रहा था वही सही है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो जितने बॉन्ड से घिरा है वही उसकी क्या है? कोवेलेंसी। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये अपनी पहले ग्राउंड स्टेट से ही रहकर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। अब इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया और जिससे अब क्या हो गया? 5-5 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलिए देखिए यहां पर आखिर कैसे फास्फोरस की कोवेलेंसी 6 हो सकती है। 6 कैसे हो सकती है? अगर ये जानना है, ये जादू आपको देखना है, तो ये भी समझ लीजिए। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है, फिर आखिर ये जादू होगा कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है। एग्जाम्पल का नाम है PCl6-। PCl6- कैसे बना होगा? PCl5 प्लस Cl- मिलकर बना होगा PCl6-। और आपको बता दूं गैसियस स्टेट में PCl5 होता है और सॉलिड स्टेट में यही 2 मोल PCl5 कैसे कैसे टूटते हैं? PCl4 प्लस और PCl6-। तो कोई हवाई बातें नहीं हो रही, ये होता है कंपाउंड। अब आप सोचिए PCl6- में 5 क्लोरीन तो 5 बॉन्ड बना लेंगे, ये तो 5 बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ ये ऐसे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, है ना? तो ये तो 5 बॉन्ड हो गए, कोवेलेंसी 5 हो गई। साथ में एक Cl- जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर जाएगा, और क्या बन जाएगा? PCl6-। यानी PCl6- में कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस कितना होता है? 11th क्लास में बच्चों को बहुत परेशान किया जाता है ऐसे कोवेलेंसी के सवालों में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस हो गया 6। कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक और एग्जांपल से समझिए। आपसे पूछेगा AlH2O होल 6 3+, बताओ एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी है? तो कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आप सोचो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्टेट है कंप्लीट। वाटर में ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 6 वाटर है तो 6 बॉन्ड से घिरा होगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होगा। तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 6। एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 6। समझ में आ रहा है? तो कोवेलेंसी का रामबाण इलाज एक है, वो क्या? कोवेलेंसी किसी भी एलिमेंट की कितनी होती है? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से वो सराउंडेड, वही उसकी क्या होती है? कोवेलेंसी। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक हट गया क्या? जल्दी करेंगे। किसी का अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख सकता है। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो वो अपना डाउट लिख सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने आयनिक पढ़ लिया है तो कोवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चलिए देखते हैं।
ये मैंने आपको जो थ्योरी नोट्स भेजा था बिल्कुल वही वाला मेंशन किया है, आप उससे भी पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, गैसियस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड। अगर मॉलिक्यूल सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे तो गैसियस स्टेट, एसोसिएट में होंगे तो सॉलिड या लिक्विड। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ट्रेंड और देखा गया है कि अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड की ही बात करें तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में हम नीचे के साइड जाते जाएंगे, क्या होगा? मोलर मास बढ़ता जाएगा। मोलर मास के बढ़ने से दोनों एटम्स के बीच का एसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा, और एसोसिएशन अगर बढ़ता जाएगा तो वो सॉलिड की तरफ ट्रेंड करेगा। जैसे यहां पर देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे होते हैं? गैस। ब्रोमीन कैसा है? लिक्विड। लेकिन आयोडीन कैसा है? सॉलिड। ओके, नोट कर लीजिएगा, आयोडीन कैसा है? सॉलिड। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? मोलर मास बढ़ रहा है, तो एसोसिएशन भी बढ़ रहा होगा, वॉन डेर वाल फोर्स और ज्यादा बढ़ता जा रहा होगा इन दोनों के बीच में, है ना? तो इससे क्या बन जाएगा? ये फिजिकल स्टेट को भी इफेक्ट करेगा। यहां पर इस पॉइंट को यही समझाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, दो सॉलिड्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म 3D। वो 3D जेंट नेटवर्क सॉलिड भी बना सकते हैं, जैसे डायमंड। डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन 3D जेंट नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से ये 3D जेंट नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, लेकिन कोवेलेंट में आता है। ठीक है। ग्रेफाइट ये भी क्या करता है? हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और यहां पर भी कार्बन कार्बन कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड। एक बात ध्यान रखिएगा, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। जितने भी आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड में जितने भी मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, गुड कंडक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड में अगर सारे के सारे बॉन्डेड हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर कैसा होगा? वो बैड कंडक्टर। तो डायमंड कैसा है? बैड कंडक्टर। डायमंड कैसा है? बैड कंडक्टर। लेकिन उसी जगह पर देखा जाए ग्रेफाइट कैसा है? गुड कंडक्टर। अब ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट के हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर में हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इस वजह से। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में भी वही सब बताया, जैसे ड्राई आइस, सॉलिड I2, है ना? इनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में क्या लग रहा होता है? वॉन डेर वाल फोर्स। तो इन्हीं को सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। ये सब आपके थ्योरी नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको जल्दी निपटा रहा हूं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग, रियल केमिकल बॉन्डिंग अभी मैंने पढ़ाना चालू ही नहीं किया। रियल केमिकल बॉन्डिंग वहीं से VBT से चालू होगा, जहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग का परफेक्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये सब तो आप थ्योरी से भी पढ़ सकते हैं, नोट से भी पढ़ सकते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, बहुत कम डाउट आने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही VBT स्टार्ट होगा, वहां पर जब तक आपको एक अच्छी अप्रोच नहीं मिलेगी पढ़ने की, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। या तो फिर आप रटोगे, जैसे सब स्कूलों में सिखाया जाता है, फंडे 2 आ जाए तो SP, 3 आ जाए तो SP2, ऐसे रट लो बेटा, है ना? तो वो काम नहीं करना है केमिकल बॉन्डिंग में। कंडक्टिविटी, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि सेल्फ आयनाइजेशन होने की वजह से वो गुड कंडक्टर हैं। इसके साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन भी जोड़ दीजिएगा कि ग्रेफाइट, है ना, वहां पर कोई सेल्फ आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेल्फ आयनाइजेशन कौन सा होता है? तो देखो, जैसे वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड ही है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। और ये पोलर होता है, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड अमोनिया कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहां से? यहां तो सारे बॉन्ड एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है ना, फिर आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो रही है? सेल्फ आयनाइजेशन से। देखिए क्या होता है, वाटर 2 मॉलिक्यूल लिया और उसने अपना एक H+ आयन दे दिया, तो बन गया H3O+ और एक बन गया OH-। इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। तो पोलैरिटी क्रिएट हो गई, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। ठीक ऐसा ही अमोनिया में है, NH4+ अमोनियम आयन बन जाएगा और NH2- बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फ्री आयंस आर फॉर्म्ड, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट वाला वो एग्जांपल है, देखिए एक्सेप्शन में। जल्दी से नोट कीजिए ये सब भी। चलिए, सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा समझाया था।
तो पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होगा, हर आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो अगर कोई नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड वॉन डेर वाल फोर्स विद द नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर कोवेलेंट में भी तो आपने बताया पोलर कोवेलेंट भी तो होता है, तो जो पोलर कोवेलेंट होता है उसमें पार्शियल पोल्स होते हैं, इसलिए वो पार्शियली सॉल्युबल हो सकता है। बट ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड आपको नॉन पोलर कंपाउंड में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते मिलेंगे। ओके, आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड में डायरेक्शन होती है। अगर आपको म्यूचुअल शेयरिंग करनी है तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको बताया एटॉमिक ऑर्बिटल का स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए, यानी ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो डायरेक्शन होने की वजह से आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ओके, यहां पर एक रिएक्शन के बारे में बताया गया है, तो आपको जीओसी में पढ़ाया गया होगा। पुराने बॉन्ड जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तभी नए बॉन्ड बनते हैं, और जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो सब मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन को अगर मैं स्पीड के बेसिस पे बताऊं तो मैं कहूंगा स्लो रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसी होती है? स्लो रिएक्शन। तो ये थे हमारे टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, क्लियर है? तो यहां तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। अब आपको ऑक्टेट रूल के बारे में मैं आफ्टर दिवाली पढ़ाऊंगा पूरा। आप पढ़ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ऑक्टेट रूल तो आप पढ़ ही सकते हैं। मैं ऑक्टेट रूल और उसके एक्सेप्शन के बारे में भी हम लोग आफ्टर दिवाली बात करेंगे। ओके, तो आयनिक पढ़ा दिया, कोवेलेंट पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट एक बार आप रीड करिएगा जरूर ये सब, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं। ऑक्टेट रूल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से रीड करके आइएगा, ताकि कम टाइम में हम लोग जल्दी से जल्दी आफ्टर दिवाली ये कंप्लीट कर सके, क्योंकि ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का और 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो ये जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना ही जल्दी हम आगे के चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और जल्दी कंप्लीट होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।